बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड RLC रेजोनेंस सर्किट। आपको पता है कि इससे पिछले ही लेक्चर के अंदर, पिछले 3-4 लेक्चरों के अंदर मैंने आपको पहले तो सिंगल पढ़ाया है। पहले हमने पढ़ा था AC थ्रो रेजिस्टर, फिर हमने पढ़ा AC थ्रो कैपेसिटर, फिर हमने पढ़ा AC थ्रो इंडक्टर। तो RLC अलग अलग पढ़ने के बाद फिर आपको पता है मैंने आपको इसके कॉम्बिनेशन पढ़ाए, रेजिस्टर का कैपेसिटर के साथ, फिर रेजिस्टर का इंडक्टर के साथ, RC RL। तो अगर आपने अलग अलग और दो कॉम्बिनेशन समझ लिए हैं तो आइए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम तीनों चीज़ों को इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे, रेजिस्टर को, कैपेसिटर को और इंडक्टर को। एक बात मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि मैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट सारा पढ़ाने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में, फिर आपको मैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्योंकि हमारी बुक में ना पैरेलल रेजोनेंस सर्किट बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो लॉन्ग क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। बस आपने पहले सीरीज रेजोनेंस सर्किट को अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि ये बाय वन गेट वन फ्री है। जब आप इसको समझ लेंगे ना तो अगला लॉन्ग क्वेश्चन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। और बिल्कुल लेक्चर के आखिर में जाके ये जो आपको इम्पीडेंस का असल फार्मूला नजर आ रहा है ना, मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा। तो जितना तो आपकी बुक में है आपने उतना समझ लेना है, मैं आपको बता दूंगा। फिर जहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा ना एंड वाले 5-10 मिनट में, तो अगर आपका दिल माने आपने वहां से सुन लेना है, नहीं तो आप लेक्चर को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको सारी एक एक चीज डिटेल में मैंने कवर करवानी है। तो आइए शुरू करते हैं जी बेटा। RLC सीरीज सर्किट, तवज्जो करें। R का मतलब रेजिस्टर, L का मतलब इंडक्टर, C का मतलब कैपेसिटर। रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों चीजें किसमें लगी हुई हैं? सीरीज में। इसके 3 नाम है। RLC सीरीज सर्किट को सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं, और इसका फिर तीसरा नाम दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्ट कहते हैं ना, कबूल करना। अब इधर एक्सेप्टर से मुराद क्या है कि ये करंट को ज्यादा ड्रा करता है, करंट को एक्सेप्ट करता है। यानी कि ये एक्सेप्टर क्यों है? क्योंकि ये करंट को एक्सेप्ट करेगा, ज्यादा करंट ड्रा करेगा अपनी तरफ। वो कैसे, आइए हम इसकी फिर डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये इसके 3 नाम आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसकी ना सर्किट डायग्राम ड्रा करता हूं, जो कि बहुत ही सिंपल है बेटा। आप लोग जरा तवज्जो से देखें। ये मेरे पास है जी एक AC सोर्स, दिस इज एन AC सोर्स, रेजिस्टर R, एक इंडक्टर लगा देंगे L, ये इंडक्टर का साइन है, और एक हम लगा देंगे कैपेसिटर। तो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। दिस इज R, दिस इज L एंड दिस इज C, एंड दिस वन इज अ AC सोर्स। ओके, दिस इज अ AC सोर्स अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी पोलैरिटी चेंज होती है। लेक्चर 1 के अंदर हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। तो बहरहाल जी रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर मैंने तीनों को सीरीज में लगा दिया है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो आपको रेजोनेंस का मतलब पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल देकर ना सादा लफ्जों में समझाता हूं बेटा। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपने रेजोनेंस को पढ़ा होगा, वरना आप वो मेरा चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर का रेजोनेंस वाला लेक्चर ना जरा दोबारा देख के, ताकि आपको फर्स्ट ईयर की रेजोनेंस क्लियर हो जाए। अगर आपके जहन में है तो शायद जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल दे के याद करवाऊंगा तो उससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जरा देखें, एक बच्चा है जी, जरा मैं ये आप ना रफ अमल पे इसको एग्जाम्पल के तौर पर ही लेना है। ठीक है, एक बच्चा है मेरे पास, ठीक है, एक बच्चा है और एक उसकी माँ है। ठीक हो गया जी, अब्बा भी है लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक बच्चा है और एक उसकी माँ है। बेटा बच्चे की सोच ये है कि वो खेलना चाहता है। अब आप जरा तवज्जो से एग्जाम्पल को सुनिएगा। बच्चे की सोच क्या है कि वो खेलना चाहता है, मैंने खेल लिख दिया है। और माँ बच्चे को कह रही है कि बेटा आप पढ़ लो। माँ बेटे को पढ़ने का कह रही है, स्टडी कर लो। यानी कि बच्चा क्या सोच रहा है कि बच्चे का दिल क्या कर रहा है? खेलने को। बच्चे के जहन में है खेलना। माँ उसको क्या कह रही है कि पढ़ो, आप बैठ के किताबें लो और अपना बैठ के पढ़ो। ये मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको रेजोनेंस समझा रहा हूं।
अच्छा, बच्चे की थिंकिंग और है। बच्चा माँ के डर से किताबें तो अपने सामने लेके बैठा हुआ है, बच्चा ना बुक्स पढ़ रहा है, लेकिन उसके जहन में क्या चल रहा है, बैक एंड में, माइंडसेट में क्या है कि यार मेरा तो दिल खेलने को कर रहा है। लेकिन बच्चे की सोच है खेलने की, यानी कि बच्चे की थिंकिंग अलग है, और माँ की सोच क्या है कि पढ़ लो। बच्चे की सोच और है, माँ की सोच और है। तो बच्चा ना बेचारा मजबूर होकर किताबें लेके बैठा तो है, लेकिन उसका दिल दुल नहीं कर रहा। अच्छा जी जनाब, उसके अलावा अब होता पता क्या है, आफ्टर सम टाइम बच्चे की माँ बच्चे को कहती है, अच्छा ठीक है कि अगर आपका पढ़ने, ये बच्चे की माँ की सोच है और ये बच्चे की सोच है। आफ्टर सम टाइम बच्चे की माँ बच्चे को कहती है, चलो ठीक है, अगर आपका दिल नहीं ना करता खेलने पढ़ने को तो आप खेल ही लो। अब आपने गौर किया है कि पहले बच्चा बेचारा मजबूर होकर पढ़ रहा था, तो जो कर रहे हैं ना, बच्चे की थिंकिंग थी खेलने की, माँ उसको क्या कह रही थी, पढ़ना। बच्चा बेचारा मजबूर होकर बैठा हुआ है। थोड़ी देर के बाद जब माँ उसको कहती है ना कि बेटा आप पढ़ लो, आप पढ़ाई छोड़ दो, जाओ जाके खेल लो, तो बच्चे का रिएक्शन जरा आप चेक करें। बच्चा क्या करता है, किताबें फेंकता है और एकदम से यूं उछलता है। तो जैसे ही बच्चा उछला है ना, तो मैं कहूंगा इसको कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया है। आप मुझे बताएं कि बच्चा उछला कब है। जब बच्चे और माँ की सोच डिफरेंट थी तो तब तो बेचारा मजबूर होकर किताबें लेके बैठा है, लेकिन बच्चे की सोच है खेलने की, बच्चा खेलना चाहता है, माँ उसको पढ़ने का कह रही है। लेकिन जैसे ही बच्चे की सोच माँ की सोच के साथ मैच की तो बच्चा एकदम से उछला है। तो बच्चे का उछलना ये जाहिर करता है कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया है। बच्चा उछला कब है, जब बच्चे की सोच और माँ की सोच सेम हो चुकी है, सेम हो चुकी ना, मैच हो गई है। तो यही बताना चाह रहा हूं कि जब बच्चे की माँ की सोच और बच्चे की सोच इक्वल होगी ना, सेम होगी, तो बच्चा एकदम से उछला है। तो इस चीज को हम रेजोनेंस कहते हैं। बेटा आपको थोड़ा सा सादा लफ्जों में समझ आई कि जब भी दो चीजों की टाइम पीरियड, जब दो चीजों का टाइम पीरियड सेम हो जाए, या हम कहें कि दो चीजों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कि जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है देन इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो इससे मुझे ये समझ आई इस बच्चे और माँ वाली एग्जाम्पल से कि जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो रेजोनेंस अकर होगी। तो इधर लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम यही पढ़ेंगे कि रेजोनेंस पैदा ही तब होती है जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी, दो चीजों की रिएक्टेंस सेम हो जाए। तो रेजोनेंस का जब लफ्ज आएगा आपने फौरन देर में लेके आना, बच्चे की माँ की सोच और बच्चे की सोच इक्वल हो जाए, सेम हो जाए। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको ये दी, दूसरी जरा सुन लें। आपके घरों में क्लॉक तो होंगे, और आप देखते हैं कि हम मोबाइल में भी क्लॉक आजकल आ चुके हैं। घड़ियां तो वैसे ही अब लोगों ने कम पहननी शुरू कर दी है। मिसाल के तौर पर जी, आपने ना अलार्म लगाया सुबह 10 बजे का, ठीक है, आपने अलार्म लगाया सुबह 10 बजे का, आपने अलार्म लगाया सुबह उठने का, 10 AM आपने अलार्म लगा दिए। अब मैं आपको रेजोनेंस की एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। सुबह 10 बजे का आपने अलार्म लगा दिए। अच्छा हुआ पता क्या है, अब ये जो आपने अलार्म फिक्स किया ना मोबाइल पे या अपनी घड़ी पे, तो ये फ्रीक्वेंसी फिक्स है, दिस इज अ फिक्स फ्रीक्वेंसी। अब ये आपकी घड़ी का टाइम है, मैं मिसाल दे रहा हूँ 9 बज के, ठीक है, 57 मिनट हो चुके हैं। अच्छा जी, ये सेकंड चल रहे हैं, ये सेकंड चलते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और आपको पता है जब 60 सेकंड पूरे होते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 58, 9:58 हो गए। अब रेजोनेंस की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी आपने फिक्स कर दी है। अच्छा अब ये वेरिएबल है, ठीक है, जैसे ही टाइम फिर 60 सेकंड होंगे तो आपके पास कितने मिनट हो जाएंगे, 9:59 59। अब जरा यहाँ पे आपने बड़े गौर से बात सुननी है। जैसे ही घड़ी पे 10 बजेंगे, जैसे ही घड़ी पे 10 बजेंगे, ठीक है, जैसे ही घड़ी पे 10 बजेंगे सुबह के, तो आपने देखा जैसे ही आपकी घड़ी पे टाइम 10 बजेंगे ना, तो आपने फ्रीक्वेंसी कितने बजे की सेट की थी, 10 बजे की। तो जैसे ही आपकी घड़ी पे 10 बजेंगे तो दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, सेम।
तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, टू। तो दिस टू इज कॉल्ड रेजोनेंस। यही समझाना चाह रहा हूं कि आपकी घड़ी के अंदर जो आपने अलार्म लगाया है 10 बजे का, क्या अलार्म हर वक्त बोलेगा? नहीं। जब आपका टाइम, जो आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है ना, जब आपने टाइम सेट कर दिया है, जब आपकी घड़ी का टाइम और आपके अलार्म का टाइम इक्वल हो जाए तो उसी वक्त अलार्म बजता है। वो जो अलार्म का बजना है, इसका मतलब है एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया है। अलार्म कब बजा? जब टाइम पीरियड सेम हो गए, टाइम पीरियड सेम हो जाए, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, तो हम कहेंगे रेजोनेंस पैदा हुई है। तो अगर तो आपको इन एग्जाम्पलों से रेजोनेंस समझ आ गई अच्छे तरीके से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जनाब, इन 2 एग्जाम्पलों से हमने रेजोनेंस को तो समझ लिया है कि व्हाट इज रेजोनेंस। आगे चलते हैं। सर्किट डायग्राम बना दी है। बच्चे, आपको याद है कि रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती। एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान में कितनी होती है आपको पता है? पाकिस्तान के अंदर एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 50 हर्ट्ज इन पाकिस्तान। अच्छा जी, रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती, तो मैं क्या लिखूंगा? रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो आपकी रेजिस्टेंस है वो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करती। अच्छा, दूसरा सर्किट एलिमेंट क्या लगा है? इंडक्टर। तो इंडक्टर के केस में फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये पढ़ा है ना आपने, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। या आप ये भी तो लिख सकते हैं कि XL इज इक्वल टू ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई एफ के। तो XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। ये आपने इसका फार्मूला याद रखना, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती, इसका तो काम ही खत्म हो गया। इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर में क्या होगा जी? एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई एफ के। तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ले जी, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, मैं टिक लगा देता हूँ। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करती, इंडक्टर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में आपने जहन में रखना है, क्योंकि हमारे सर्किट में 3 ही तो एलिमेंट लगे हुए हैं। अच्छा जी, एट हाई फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो जरा देखें इंपीडेंस डायग्राम कैसे बनेगी, जरा ये भी देखें। रेजिस्टेंस तो डिपेंड ही नहीं करती ना फ्रीक्वेंसी पे, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया कि ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ये आ जाएगी रेजिस्टेंस। यानी कि इसको मैं रेड लाइन से बना देता हूं। ये आ गई जी रेजिस्टेंस की कर्व आर। इसकी स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक हो गया। हाई फ्रीक्वेंसी है हेडिंग। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्सएल ज्यादा होगा, एक्सएल ज्यादा होगा। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्स सी कम होगा। बच्चे, आपको याद है कि कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे है। कैपेसिटर में करंट इज लीडिंग द वोल्टेज। कैपेसिटर में करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्स सी की वैल्यू क्या होगी? कम। हाई फ्रीक्वेंसी है ना, तो एक्स सी कम होगी। तो एक्स सी कम होगी तो इसका एरो इधर नीचे को आ जाएगा, दिस इज एक्स सी। ठीक हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्स सी की वैल्यू कम होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्स एल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका जो एरो है ना ऊपर को, ये मैंने बड़ा करके दिखाया है, तो दिस इज एक्स एल। आप जरा इंपीडेंस डायग्राम पे गौर कर रहे हैं कि एक्स सी वाला वेक्टर मैंने छोटा बनाया और एक्स एल वाला वेक्टर मैंने बड़ा बनाया है। हाई फ्रीक्वेंसी है ना, तो एट हाई फ्रीक्वेंसी वी कैन से एट हाई फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वी कैन से एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी। ऐसी है ना,
हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर की रिएक्टेंस ज्यादा होगी, XL इज ग्रेटर देन XC, सो सर्किट बिहेव्स लाइक अ, सो सर्किट बिहेव एज अ RL सर्किट। तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा कि जिस तरह रजिस्टर और इंडक्टर ही लगी हुई है, क्योंकि इंडक्टेंस डोमिनेंट हो जाएगी ना, नुमाया हो जाएगी। तो ये बेटा आपने बातें याद रखनी है, हाई फ्रीक्वेंसी पे XL ज्यादा हो जाएगी XC से, ठीक है। तो जो ज्यादा होगी तो सर्किट बिहेव्स लाइक अ RL सर्किट। कुछ वक्त के लिए महसूस होगा कि कैपेसिटर लगा ही नहीं है, ठीक हो गया। अब इसका उलट क्या हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी लो होगी, देखे ना, रजिस्टर तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती, ऐसी है ना, रजिस्टर तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती, तो इसकी तो लाइन स्ट्रेट आ जाएगी, रेजिस्टेंस तो डिपेंड ही नहीं कर रही। अच्छा, लो फ्रीक्वेंसी XC ज्यादा होगी। अब XC का एरो हमने नीचे को बनाया था, तो ये थोड़ा सा बड़ा वेक्टर बनाएंगे, तो XC ये वाला वेक्टर बड़ा आएगा, इसकी वैल्यू ज्यादा है। लो फ्रीक्वेंसी पे XL की वैल्यू कम है, तो इसका एरो आएगा तो ऊपर को, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा होगा, ओके। अब क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, तो मैं क्या कह सकता हूं, लो फ्रीक्वेंसी XC ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, सो XC इज ग्रेटर देन XL, ऐसी होगा ना। इधर XL ज्यादा है, XC कम है, इधर XC ज्यादा हो जाएगा। अब कैपेसिटर की रिएक्टेंस बढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या है, सर्किट बिहेव एज अ RC सर्किट, सो सर्किट बिहेव एज अ RC सर्किट। तो ये MCQs आते हैं बेटा, आप लोग इनको नोट करते जाए। तो सर्किट बिहेव RC सर्किट, तो ये MCQs आता है पेपर में। हाई फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कैसा बिहेव करेगा, RL सर्किट के तौर पर, लो फ्रीक्वेंसी पे RC सर्किट के तौर पर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर हाई फ्रीक्वेंसी भी होगी लो भी, तो अब क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। याद आया कुछ, रेजोनेंस का लफ्ज सुन के फौरन क्या आया, जब बच्चे की सोच और मां की सोच इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, जब टाइम पीरियड सेम हो जाए, या मैं ये भी तो कह सकता हूं कि रिएक्टेंस सेम हो जाए, तो इसकी फिर डायग्राम क्या बनेगी, जरा बताएं। कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे रजिस्टर तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती, ऐसी है ना, तो XL और XC की वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो अब एरो दोनों के इक्वली आएंगे, ये XL का एरो है और ये XC का एरो है। तो बेटा आप गौर करेंगे, रेजोनेंस कब पैदा होती है, व्हेन रेजोनेंस इज इक्वल टू व्हेन XL इज इक्वल टू XC। ये मैंने अभी आपको बताया है कि जब XL और XC, बच्चे की सोच और मां की सोच इक्वल हो जाए, जब दो टाइम पीरियड इक्वल हो जाए, फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए, तो तब ही रेजोनेंस पैदा होगी। तो जब ये दोनों बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो फिर आपकी इंपीडेंस डायग्राम सिर्फ क्या बन जाएगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम इसको अपडेट करते हैं, सिर्फ ये बच जाएगी, सिर्फ रजिस्टर। तो ये आगे हम प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे भी, क्योंकि इधर कैंसिल क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक ज्यादा थी एक कम थी, एक कम थी एक ज्यादा थी। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो जो इंपीडेंस डायग्राम है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव हो जाएगी। तो ये हम पढ़ेंगे भी प्रॉपर्टीज के अंदर, एट रेजोनेंस द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव। सिर्फ रेजिस्टर लगी होगी, सर्किट को ऐसा लगेगा कि उसके अंदर सिर्फ रेजिस्टर ही लगी है। XL और XC एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो बच्चे XL का फार्मूला आपको याद है, इधर देखें, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, या ओमेगा L भी लिख सकते हैं। तो XL की जगह पे ओमेगा L। तो अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। और XC की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा C। तो रेजोनेंस है ना, तो ओमेगा के साथ R लिख दे, R का मतलब रेजोनेंस। तो क्या आ जाएगा जी, ओमेगा R इधर आ जाएगा, तो ओमेगा R का स्केयर, L मल्टीप्लाई करा नीचे जाके डिवाइड 1/LC, ठीक है। XL और XC की वैल्यू पुट करवाई, L नीचे आ गया, ओमेगा R इधर चला गया। स्केयर खत्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो फिर स्क्वायर रूट ले लें, क्या आ जाएगा जी, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ओमेगा आर इजिकल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं आता है, और एल सी के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं, एल सी के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, और इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ के। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ के साथ आर लिखेंगे 1 ओवर अंडर रूट एल सी, ऐसी है। तो इधर से फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आ जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एल सी। लें जी, दिस इज द फार्मूला ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नोट करने बच्चे, एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने प्रूव किया है। अब इधर देखें जरा, मैं थोड़ा सा एमडी कैट में 1-2 एमसीक्यूज आते हैं, मैं आपको बता देता हूं, जरा आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है। 1 का कोई यूनिट होगा नहीं, ये तो नंबर है, 2 भी नंबर है, पाई भी नंबर है, तो 1 ओवर 2 पाई का तो आप वैसे ही छोड़ दें। अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ, ये मैं इधर साइड पे लिख देता हूं, पेपर में एमसीक्यूज आ जाए यूनिट ऑफ अंडर रूट एल सी का यूनिट क्या होगा, जरा तवज्जो करें। 1 और 2 पाई का तो कोई यूनिट ही नहीं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, याद है आपको फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं आपको, वैसे तो फिर अगर आप असल यूनिट पुट करेंगे तो आंसर आना यही है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन शॉर्टकट एमडी कैट में मेथड यूज करते हैं आप। 1 और 2 पाई का तो कोई यूनिट नहीं है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज किसके इक्वल होता है आपको पता ना, पर सेकंड के, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो अब इसका अंडर रूट एल सी का यूनिट फिर क्या होगा, सेकंड, ऐसी है ना, अंडर रूट एल सी का यूनिट क्या होगा, सेकंड। ये देखें, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये एमडी कैट में इस तरह के ऑप्शन आते हैं कि अंडर रूट एल सी का यूनिट क्या है, सेकंड, सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर सेकंड, और पर सेकंड किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का, विच इज इक्वल टू हर्ट्ज। तो अंडर रूट एल सी का यूनिट क्या है, सेकंड। अगर आ जाए ना 1 ओवर अंडर रूट एल सी, यानी कि 1 ओवर अंडर रूट एल सी, तो फिर इसका यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू हर्ट्ज। तो ये 2 एमसीक्यूज मैंने आपको बताए हैं जो कि एमसीक्यूज के तौर पर आ गए। तो अंडर रूट एल सी का यूनिट क्या है, सेकेंड, 1 ओवर अंडर रूट एल सी का ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये देखें ना, अंडर रूट एल सी का यूनिट सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाके पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू हर्ट्ज, और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो ये इसका प्रूव आ गया जी, आप इसको नोट करें, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूं और इसका ग्राफ समझाता हूं आपको। तो जी बेटा, आपने ये सारा प्रूव नोट कर लिया ना, अब हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो देखें जी, पहली प्रॉपर्टीज के अंदर तो इसका फार्मूला ही है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अब आपने जुबानी याद रखना है। 9 और 10 न्यूमेरिकल में यही फार्मूला यूज होगा, 16.9 और 10 न्यूमेरिकल में। तो मैं न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा, आपको पता है ना, मैंने 12, 13, 14, 15 चैप्टरों के न्यूमेरिकल अपलोड कर दिए हैं, तो चैप्टर 16 के भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एल सी। अब ये फार्मूला तो आपने जुबानी याद रखना है। तो पहली प्रॉपर्टीज इसका फार्मूला ही है। दूसरी प्रॉपर्टी, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव। रेजोनेंस के ऊपर इंपीडेंस क्या होगी, सिर्फ रेजिस्टिव। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, जरा तवज्जो करें, ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है सीरीज रेजोनेंस सर्किट की। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पैरेलल में क्या क्या चेंजिंग आनी है, और लेक्चर के बिल्कुल एंड में जाके मैं इस फार्मूले का प्रूफ भी आपको करवा दूंगा। ये आपकी बुक में तो नहीं है इसका प्रूफ, अलबत्ता अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप एंड वाले 10 मिनट लेक्चर के सुन लेंगे, वरना आपकी अपनी मर्जी है। ये फार्मूला, असल फार्मूला ये है, RLC सीरीज सर्किट का फार्मूला ये है, Z इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस XL माइनस XC होल का स्केयर। आया कैसे है, प्रूव करवा दूंगा एंड पे। रेजोनेंस पैदा कब होती है, इधर देखें, जब XL और XC बराबर हो जाए, तो XL और XC बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो बच्चे देखें ना, जब XL XC बराबर हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो Z इज इक्वल टू आर स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो Z इज इक्वल टू R। तो ये आपकी बुक वाला लिखता है कि इस इंपीडेंस को Z से जाहिर करते थे ना,
द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव, यानी कि जेड आर के इक्वल है। कैसे आया, ये देखें स्केयर, ये कहां से आया, यहां से, ये फार्मूला इसका प्रूव करवाता हूं। तो आर का मतलब क्या है, रेजिस्टर। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इन फेज, और पावर फैक्टर याद है, हमने पिछले लेक्चर में पावर का फार्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू VI cos थीटा, एंड दिस cos थीटा इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इन फेज, cos 0 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पावर फैक्टर फिर क्या आ जाएगा, 1। तो ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। रेजोनेंस के ऊपर पावर फैक्टर 1 है, क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर इंपीडेंस सिर्फ आर के इक्वल है। तो XL XC क्या हो गया, कैंसल, क्योंकि ये बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि जब बराबर हो तो फिर ही तो रेजोनेंस पैदा होती है। तीसरा पॉइंट, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। बच्चे जरा नोट करेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंपीडेंस मिनिमम होगी, ये MCQ आता है। पैरेलल में इसकी प्रॉपर्टी सारी उलट हो जाएंगी, इसको अच्छे तरीके से पढ़ ले। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इंपीडेंस मिनिमम क्यों होगी। इसके लिए ना आपको ये ग्राफ समझना पड़ेगा। तो बच्चे जरा नोट करें, ये आपकी बुक में ग्राफ दिया गया है। एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पे करंट है। तो आप जरा गौर करेंगे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये आपको करंट मैक्सिमम नजर आ रहा है। अच्छा, करंट मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। सीरीज में करंट सेम फ्लो करेगा तीनों एलिमेंट में। एक्सेप्टर करंट को एक्सेप्ट करेगा, मैक्सिमम करंट ड्रा होगा। तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रेजोनेंस से बेशक आप दाएं तरफ चले जाएं तब भी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आ जाए, सॉरी, करंट कम होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आप आगे जाएंगे ना तो करंट की वैल्यू कम होगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आप पीछे जाएंगे तब भी करंट की वैल्यू कम होगी। सिर्फ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट आपका मैक्सिमम है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो याद रखेंगे करंट मैक्सिमम है तो इंपीडेंस का फार्मूला आपने ये भी पढ़ा हो ना, Z इज इक्वल टू V/I। अब बच्चे जब करंट मैक्सिमम है तो फिर इंपीडेंस मिनिमम ही होगी। तो ये नोट करेंगे। सॉरी फॉर दैट। तो आपको पता है ना कि इंपीडेंस मिनिमम कब होगी, अब आपको समझ आ गई। इंपीडेंस मिनिमम कब होगी, क्योंकि करंट मैक्सिमम है और सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम ही होता है। ये ग्राफ भी आपको नजर आ रहा है। अच्छा जी, 4 पॉइंट, इफ द एम्पलीट्यूड V0 इज कांस्टेंट देन द करंट इज मैक्सिमम एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आपको बता दिया है कि करंट मैक्सिमम होगा लेकिन इंपीडेंस मिनिमम होगी, दोनों का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। 5वां पॉइंट बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। एट रेजोनेंस VL and VC, what is VL? Voltage drop across the inductor and what is VC? Voltage drop across the capacitor. At resonance आखिरी प्रॉपर्टी है, voltage drop across inductor and voltage drop across capacitor is greater than the source voltage। मतलब इसका ये कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैंने, यानी कि अगर आप वोल्टमीटर लगाएंगे इंडक्टर के क्रॉस, सोर्स वोल्टेज AC सोर्स, अगर उसके वोल्टेज है मिसाल के तौर पर 50 वोल्ट, मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर AC सोर्स का वोल्टेज है 50 वोल्ट, जब आप इंडक्टर के ऊपर वोल्टमीटर लगाएंगे तो वो 60 वोल्ट शो कर रहा होगा। अब बच्चे बड़ा हैरान होते हैं, सर ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चे इसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं। आपका कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं, बस कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। जब आप एक लम्हे के लिए AC सोर्स उतार भी देना तो कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी और वो उस जो चार्जिंग के प्रोसेस में एनर्जी को स्टोर करेगा ना, वो अपना करंट भी वापस करेगा, डिस्चार्ज होगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सम टाइम के लिए, ये बड़ी वैसे अजीब बात है, बात समझ आ रही कि नहीं। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा सोर्स वोल्टेज 50 का है लेकिन इंडक्टर 60 वोल्ट शो कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर ने अपने अंदर भी एनर्जी स्टोर की हुई है,
कैपेसिटर ने अपने अंदर भी एनर्जी स्टोर की हुई है। लेकिन आपने गौर किया कि मैंने रजिस्टर का तो जिक्र ही नहीं किया, बिकॉज रजिस्टर तो हीट को डेसिपेट करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज पढ़े, फिर हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ते हैं। तो जी बेटा, आपने आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट तो पढ़ ली है। अब आप देखें कि मैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, आरएलसी पैरेलल सर्किट। मैंने इसको इसके साथ इसीलिए अटैच किया क्योंकि सारे का सारा वही है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, वो इधर जाके उलट हो जाएंगी, बाकी सब कुछ वही है। याद रखेंगे, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट है। पैरेलल में वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। ओके, तो आप देखें हेडिंग क्या लगाएंगे, आरएलसी पैरेलल सर्किट। ये कुछ किताबों पे सिर्फ एलसी पैरेलल सर्किट ही लिखा हुआ, आर नहीं लिखा हुआ। उसकी वजह कि आप देखें कि सर आपने इधर रजिस्टर तो लगाई ही नहीं, तो ये देखें अब एल और सी पैरेलल में है, तो दिस इज एल सी पैरेलल सर्किट। रजिस्टर आती है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक वाला कहता है कि रजिस्टर इज नेग्लिजिबल, रजिस्टर इज वेरी स्मॉल, रजिस्टर बहुत कम है, इसलिए उसने उसको शो नहीं किया। अगर अलबत्ता आप लगा दे तो कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल जी, आरएलसी पैरेलल सर्किट का दूसरा नाम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, इसका तीसरा नाम रिजेक्टर सर्किट। याद है, पहले क्या था, एक्सेप्टर, अब क्या है, रिजेक्टर। वो करंट को एक्सेप्ट करता है, ये करंट को रिजेक्ट करता है। तो आप देखें इसका ग्राफ देखें, तो करंट को रिजेक्ट करता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे जाएं या पीछे जाएं तो करंट बढ़ता है, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम है। बात समझ आ रही है? तो आपने एक बात तो ये जहन में रखनी है, पहले जरा आप इस चीज को नोट करें। तो जी बेटा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि चेंजिंग कौन कौन सी आनी है, बस आपने डायग्राम को चेंज कर देना है। पहले सीरीज में थी, अब पैरेलल में है। याद रखेंगे, पैरेलल एलसी सर्किट को इलेक्ट्रिकल ओसिलेटर भी कहते हैं। ओसिलेटर क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। पहले हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मैस स्प्रिंग सिस्टम या सिंपल पेंडुलम, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल ओसिलेटर। सर वो तो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता है, ये भी तो ऐसे ही है। याद रखेंगे बच्चे, कैपेसिटर चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, यानी कि चार्ज जो है ना वो इस तरह मूव कर रहे हैं, दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। कैसे, जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, जब इंडक्टर चार्ज होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये इस तरह चार्ज ओसिलेट करते रहेंगे। यही तो वजह है कि इसको मैंने इलेक्ट्रिकल ओसिलेटर कहा। बात समझ आई? तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में। तो जब ये टोटल करंट इधर आएगा तो आपको पता है कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। जो इंडक्टर की तरफ करंट जाएगा उसको मैं कहूंगा IL, जो कैपेसिटर की तरफ करंट जाएगा उसको मैं कहूंगा IC, दिस इज IC। अब होगा पता क्या, जब ये टोटल करंट इधर डिवाइड होता है दो हिस्सों में, IL और IC, दीज करंट इज कॉल्ड ब्रांच करंट। और आपकी बुक वाला लिखता है कि ये दोनों की डायरेक्शन जब देखे ना इधर आएगी, जब ये IL इधर को जा रहा है, IC इधर को जा रहा है, तो जब ये दोनों करंट पैरेलल में डिवाइड हो जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ब्रांच करंट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो करंट रिजेक्ट होगा ना, करंट कम होगा। यही वजह है कि पहले सीरीज में कर्व ऊपर को थी, अब कर्व नीचे को है। ठीक है बेटा, अब मैं इस पे नहीं टाइम जाया करूंगा, ये सारी बातें वही हैं जो सीरीज में मैंने पढ़ाई थी। अगर पेपर में लॉन्ग आ जाए तो आपने इस तरह अटेम्प्ट करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला प्रूफ सारे का सारा यही है जो सीरीज में है, क्योंकि आपकी बुक में ना इसको लॉन्ग में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। तो बच्चे पूछे सर अगर लॉन्ग में आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये सारी हेडिंग तरतीब के साथ मैंने लगा दी, आपने इसी तरह लिख देना है। आइए फिर इसकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो वही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज रेजिस्टिव, दूसरी भी सारी की सारी वही है, ये मैं समझा चुका हूं।
तीसरी में बस उलट है, सीरीज में करंट मैक्सिमम था, पैरेलल में करंट मिनिमम है। तो ये देखें, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वी नोड इज कांस्टेंट, द करंट इज मिनिमम, Z इज इक्वल टू V ओवर I। जब करंट मिनिमम होगा तो इंपीडेंस मैक्सिमम होगी। ये तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी सीरीज सर्किट का उलट है, यानी कि सीरीज सर्किट में इंपीडेंस मिनिमम थी, इधर मैक्सिमम है। सीरीज में करंट मैक्सिमम था, इधर करंट मिनिमम है, उलट है। और पांचवी, मैंने आपको बताया सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट है, इसीलिए हमने सीरीज सर्किट में वोल्टेज का जिक्र किया था। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है, तो इसीलिए हमने करंट का जिक्र किया कि IL और IC रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये सोर्स करंट से भी ज्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह, मिसाल के तौर पर अगर ये सोर्स करंट है ना, मिसाल के तौर पर 50 एम्पेयर का, तो जब आप एम्पेयर मीटर L इसके साथ लगाएंगे ना, इंडक्टर के साथ, तो हो सकता है ये 60 एम्पेयर का करंट शो करे, बचा। दिस इज कॉल्ड सोर्स करंट। जब आप इसका करंट चेक करेंगे हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। बच्चा कहता है सर हाउ इज इट इज पॉसिबल। मैंने आपको बताया इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो ये एनर्जी स्टोर की वजह से भी कैपेसिटर इसके अंदर करंट फ्लो करता है। बात समझ आई? तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे IL और IC इस सोर्स करंट से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये पैरेलल LC सर्किट को आप ऐसे एज इट इज सोल्व करेंगे। तो आप इसको पॉज करके नोट करें, लेक्चर खत्म हो चुका है, अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन अब 5 से 10 मिनट में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ये जो फार्मूला ना इंपीडेंस का, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल का स्क्वायर, ये फार्मूला आया कैसे है, इस फार्मूले का मैं प्रूव आपको करवाऊंगा। सर इसका फायदा क्या है? ये वाला फार्मूला आपके एक्सरसाइज के 16.6 छठे शॉर्ट क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि यार ये फार्मूला बना कैसे है। तो जो कोई छोड़ के जाना चाहता है छोड़ जाए, जो समझना चाहता है वो समझ ले। तो जी बेटा, आपको जो प्रॉपर्टीज के अंदर फार्मूला नजर आ रहा था, अब मैं उस फार्मूले का आपको प्रूव करवाऊंगा। देखा मैंने हेडिंग लगा लिया जी, RLC सीरीज सर्किट। ये वही आपके सामने सर्किट बना दिया, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। और अब जरा आप तवज्जो कीजिएगा, मैं इसकी फेजर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से आपने देखना है। सीरीज में करंट सेम होता है ना, जब सीरीज में करंट सेम होगा तो मैं करंट की एक ही लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये करंट का वेक्टर मैंने ड्रा कर लिया है, ओके। रेजिस्टर में सीरीज में करंट सेम है, एक बात। दूसरी बात, रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, तो करंट की भी यही लाइन आ जाएगी और वोल्टेज की भी यही लाइन आ जाएगी। इसको मैं कह दूंगा VR, रेजिस्टर का वोल्टेज। रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज है, एक ही लाइन में है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इंडक्टर की तरफ आ जाए, L की तरफ। आपको पता है कैपेसिटर में मैंने C से C याद करवाया हुआ है, कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे है और वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। तो कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, तो करंट आगे वोल्टेज पीछे कैपेसिटर का। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें मैं इधर थोड़ा सा अलग करके बना देता हूं, ये नीचे को बना देता हूं। दिस इज VC, ये VC आ गया। बात समझ रहे कि नहीं? करंट आगे वोल्टेज पीछे कैपेसिटर में, VC से मुराद है कैपेसिटर का वोल्टेज। इंडक्टर में करंट, कैपेसिटर में करंट आगे वोल्टेज पीछे, ठीक है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे होगा, ठीक है, यानी कि लीड करेगा। जब इंडक्टर का वोल्टेज आगे है तो मैं इसका एरो ऊपर की तरफ बना लूंगा, दिस इज VL। अब VC नीचे को है, VL ऊपर को है, तो जब हम इसका सम करेंगे ना तो VL माइनस VC, यानी कि अगर ये चीज ज्यादा है, VL ज्यादा इंडक्टर का वोल्टेज, या इसको आप कह लें कि XL इज ग्रेटर देन XC। XL ग्रेटर क्या होता था? एट हाई फ्रीक्वेंसी, याद है? तो ये दोनों केसेस बन सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे, लो पे। तो हाई फ्रीक्वेंसी की अभी हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर इसको मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ये एक अलग वेक्टर बना लेता हूं मैं। ये आ जाएगा जी वेक्टर। इस वेक्टर को क्या कहूंगा मैं? दिस इज
वी एल माइनस वी सी, यानी कि इसको वी एल माइनस वी सी दोनों को माइनस करके ये आ गया। तो अब देखें कि वी आर और ये वी एल माइनस वी सी, अब आप इन दोनों को फील वक्त के लिए भूल जाएं। और ये आ गया जी, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे हों तो रिजल्टेंट हमेशा उनके सेंटर से निकलता है 45 डिग्री के एंगल से। तो ये आ गया जी रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको मैं वी का नाम देता हूं। अब ये ट्राइंगल हमारे पास बन गई, जिसको मैं कह सकता हूं ए बी सी। तो ये जो ए बी सी ट्राइंगल है ना, और ये एंगल थीटा है। तो बच्चे आपने बस इस पे गौर करना है, ए बी सी। अब ये क्या बन जाएगा, बेस, ठीक है, एंड दिस वन इज अ परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्राइंगल ए बी सी लिखते हैं जी, इसका प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ऐसी है ना। पैथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, पैथागोरस थ्योरम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो यूजिंग पैथागोरियन थ्योरम, जिसको आप मसला फिसागोरस भी कहते हैं, पैथागोरस पढ़ लें या पैथागोरियन पढ़ लें। क्या होता है जी पैथागोरस थ्योरम ट्राइंगल एबीसी में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपको याद ही होगा पैथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज क्या है जी, वी। तो क्या लिखूंगा मैं, वी का स्क्वायर, बेस क्या आपके पास, वी आर। तो क्या लिखूंगा मैं, वी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या आपके पास, ये वी एल माइनस वी सी, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से निकला है हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो वी एल माइनस वी सी होल का स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। ठीक हो गया जी, ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, अब आगे जरा आपने तवज्जो करनी है जी। वी आर की वैल्यू क्या होती है बच्चे, आपको याद होगा वी आर की वैल्यू, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू आई आर होल का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करवा दी प्लस। अब ये देखें जरा आप, क्या आ जाएगा इसमें से, वी एल माइनस वी सी है। तो क्या करेंगे आप, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी होल का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। ऐसे हो जाएगा जी, स्क्वायर ओपन कर ले, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, अब इधर से देखें ये स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल लें आप, आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो एक्सएल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर अंडर रूट आ गया। तो इधर से आई स्क्वायर कॉमन लिया था, अब टोटल आई स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेके बाहर, जब पहले आप आई स्क्वायर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये इधर आप ये वाली ब्रैकेट डाल दें बेशक, होल का अंडर रूट। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया फिर आपके पास, v इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर। आई मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड, v ओवर आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर। ये आपके छठे शॉर्ट क्वेश्चन में यूज हुआ है फार्मूला। ठीक हो गया, इसको आप नोट करते जाए साथ साथ। तो v ओवर आई किसके इक्वल हो जाएगा, v ओवर आई तो z के इक्वल होता है। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर और ये अंडर रूट लें जी। अब ये देखिए, ये वही फार्मूला जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 में यूज हुआ है। तो ये पूरा प्रूव करने के बाद आता है बच्चे। तो ये तब होगा जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ये बात ज़हन में रख ले। दिस इज
एप्लीकेबल ओनली व्हेन द हाई फ्रीक्वेंसी। अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी फार्मूला सारा यही होगा, फॉर, मैं इधर लिख देता हूं, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो मैं इधर लिख देता हूं एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे फिर क्या होगा बच्चे, लो फ्रीक्वेंसी हो तो एक्स सी ज्यादा होगा, तो ये वाला, ये वी सी वैक्टर बड़ा आएगा, वी एल छोटा आएगा। तो एट लो फ्रीक्वेंसी फिर इधर आप लिखेंगे वी सी माइनस वी एल, तो इधर भी वी सी माइनस वी एल। तो सारा प्रूव करते करते आप बिल्कुल एज इट इज क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस लो फ्रीक्वेंसी पे एक्स सी ज्यादा आ जाएगा ना, तो फिर आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल होल का स्केयर और होल का अंडर रूट। तो ये बात आपने याद रखनी है, हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो एक्स एल माइनस एक्स सी आएगा, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्केयर आएगा। अच्छा जी, ये मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल ली है। अब आप एंगल भी इसी तरह निकाल सकते हैं डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज करते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है बताएंगे आप, मैं शॉर्टकट अब यूज कर रहा हूं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी ओवर वी आर, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी एल किसके इक्वल है, आई आर, आई एक्स एल, वी सी आई एक्स सी, वी इज इक्वल टू आई आर, आई आर। वैल्यू पुट करवा दी, इधर क्या आ जाएगा अब, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आई कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर, ये फिर मैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहा हूं, ठीक हो गया, आई कॉमन आ गया, ओवर आई इंटू आर, आई से आई कट गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर, तो टेन उधर जाके टेन इनवर्स, तो ये आपको एम डी कैट के लिहाज से हेल्प कर सकते हैं फार्मूले ले जी। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर, ठीक हो गया। तो ये डायरेक्शन आ गई, ये मैग्नीट्यूड आ गई। ये सिर्फ स्पेसिफिक केस है, स्पेसिफिक केस है सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो इस टेन थीटा को आपको पता है क्या कहते हैं हम, फेज एंगल, और कोस थीटा को आप कहते हैं पावर एंगल। ये मैंने क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, तो याद रखेंगे इस टेन थीटा को फेज एंगल भी कहते हैं, क्यू फैक्टर भी कहते हैं और क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। ये एमडी कैट के लिए चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आ जाए ना पेपर में एमडी कैट में, व्हाट इज द क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर ऑफ आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट, तो ये आएगा फिर क्वालिटी फैक्टर। तो बच्चे मैंने कोशिश की आपको थोड़ी चीज़ें डिटेल में एमडी कैट के हवाले से भी बता दी, बोर्ड लेवल के हवाले से भी बता दी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देते रहे। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।